Good afternoon, class. In yesterday's lecture, we had completed failure modes, introduction to column, and an expression for column having both end hinged. Today we'll see a new case of column having fixity as one end fixed and other end free. इस फिगर में देखिए आप, एक कॉलम है ए बी जिसकी लेंथ है एल और इसका जो क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म है. एक एंड पे फिक्स्ड है, यानी एट ए इट इज़ फिक्स्ड एंड फ्री एट एंड बी. जब इस पे कंप्रेसिव लोड लगेगा P तो ये स्वय होगा साइडवेज. जब स्वय होगा तो मैंने आपको जब साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो मैंने कहा था जब इस शेप में स्वय होता है तो हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप. और कॉन्वेक्स शेप के लिए हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट साइन कन्वेंशन होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं. अब देखिए जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड. मैं क्या करूँगा, ये स्मॉल ए जो है, ये जो डिफ्लेक्शन है ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है. और हमें पता है अगर कैंटिलीवर बीम होती है तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, फ्री एंड पे होता है. तो ये कॉलम है और कॉलम क्या जो फ्री एंड है, जब उस पर लोड लगा रहा हूँ मैं तो ये साइडवेज डिफ्लेक्ट हो रहा है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ए मिल रहा है एट फ्री एंड. मैं क्या करूँगा, फ्रॉम पॉइंट ए एक सेक्शन लूँगा एक्स डिस्टेंस पे और वहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा वाई. ठीक है. अब सिंस ये कॉन्वेक्स शेप है तो वाई के साइडवेज यानी राइट हैंड में जो ओरिजिनल डिफ्लेक्टेड शेप बची वो कितनी बची, ए माइनस वाई. मूवमेंट कितना जनरेट होगा एट सेक्शन एक्स फ्रॉम ए, पी इंटू ए माइनस वाई. ये हो गया मूवमेंट एट सेक्शन ए. डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्लॉकवाइज. और कॉन्वेक्स शेप में हम लोग साइन कन्वेंशन मूवमेंट क्या लेते थे, पॉजिटिव. तो मूवमेंट एट डिस्टेंस एक्स इज पी इंटू ए माइनस वाई. ठीक है. अब हमारी जो डबल इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन थी वो मैं पुट कर दूंगा, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम, वेयर एम इज द बेंडिंग मोमेंट. पुट कर दिया मैंने, ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू ए माइनस वाई. वाई वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं. तो ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू ए. ई आई को हम लोग डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू पी अपॉन ई आई इंटू ए. नाउ इट्स अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू सी वन कॉस एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई इंटू ए प्लस ए. तो C1 और C2 यहाँ पे कांस्टेंट है, सही है. अब इन कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए वी विल अप्लाई सम बाउंड्री कंडीशंस. पहली बाउंड्री कंडीशन देखिए, एट एंड ए. एट एंड ए डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, 0. और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि फिक्स्ड एंड पे मूवमेंट होता है और मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो इस एंड पे स्लोप को 0 कर दे. अगर डिफ्लेक्शन y हो तो स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स. तो फिलहाल हम देखते हैं एंड कंडीशन एट पॉइंट ए. एट पॉइंट ए डिफ्लेक्शन एंड स्लोप बोथ दीज टर्म्स विल बी 0. और x की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट ए, 0. पुट कर देते हैं हम, एट x इज इक्वल्स टू 0 डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 0, यानी एट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से C1 की वैल्यू मिलेगी माइनस ए. यहीं पे हम दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0 स्लोप इज इक्वल्स टू 0. स्लोप क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स. इक्वेशन नंबर 1 को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स. जब डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो यहाँ से हमें C2 मिलेगी 0. अब सिंस C2 और C1 दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अंडर रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि या तो C2 0 होगा या अंडर रूट पी अपॉन ई आई 0 होगा. ठीक है. तो यहाँ से हमें C2 0
मिल गया, क्योंकि P अंडर रूट पी अपॉन ई आई कैन नॉट बी ज़ीरो सिंस P इज़ अ क्रिपलिंग लोड। तो क्रिपलिंग लोड तो ज़ीरो है नहीं, लोड लग रहा है तभी तो डिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे C2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा। अब यहाँ पे C1 और C2 जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करी है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, और y बराबर क्या मिलेगा, माइनस ए कॉस एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस ए, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 इज इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो वहाँ से हमारी जो साइन वाली टर्म थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। बट एट द फ्री एंड, अब फ्री एंड पे देखो आप, फ्री एंड पे x की वैल्यू क्या है l, और डिफ्लेक्शन क्या है, मैक्सिमम है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है a। ठीक है, अब हम ये वाली कंडीशन पुट कर देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा a, x बराबर क्या हो जाएगा l, और हम पुट कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन 3 जो हमने अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकाली थी। इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस एक्स अंडर रूट पी आई पी अपॉन ई आई प्लस ए। इस इक्वेशन में हम लोग अपनी फ्री एंड की बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़ को तो हमारा लास्ट में क्रिपलिंग लोड निकल के आएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। अब आप इस केस को कंपेयर कीजिए ज़रा जो हमने प्रीवियस निकाला था, जब बोथ एंड हिंज्ड थे तो हमारा केस क्या था, क्रिपलिंग लोड की वैल्यू कितनी आई थी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। जब एक एंड फिक्स्ड है अदर एंड फ्री है तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। ऊपर की टर्म्स सेम है, नीचे की टर्म्स क्या हुई हैं, स्क्वायर हो गई है। यानी अगर वहाँ L था तो L का स्क्वायर कितना होता है, L स्क्वायर। यहाँ पे अगर 2L हो तो 2L का स्क्वायर क्या होता है, 4L स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ को आप याद रखेंगे क्रिपलिंग लोड की फॉर डिफरेंट केसेस। आगे मैं बताऊंगा आपको इनको याद करने का तरीका, जब हम लोग इनकी लेंथ, रिकमेंडेड लेंथ और थ्योरेटिकल लेंथ की वैल्यूज़ आफ्टर डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला हम एक याद रखेंगे और उससे हम सारे फॉर्मूलेस को ड्राइव कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए, थर्ड केस क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड। पहले क्या था, दोनों एंड हिंज थे पहले केस में। सेकंड केस में क्या था, वन एंड हिंज फिक्स था, अदर एंड फ्री था। अब इस केस में दोनों एंड ही फिक्स्ड हैं। देखिए यहाँ पे इस फिगर में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक कॉलम है ए बी इनिशियल, इसका लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब इस पे मैंने कंप्रेसिव लोड लगाया है तो जो कॉलम है वो डिफ्लेक्ट हुआ है इस शेप में। सिंस फिक्स्ड एंड है तो यहाँ पे मूवमेंट जनरेट होता है फिक्स्ड एंड पे, और उस मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है कि उस पॉइंट पे ये स्लोप को ज़ीरो करता है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन वो हो गई। अब मैंने क्या किया, एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A एक सेक्शन लिया और वहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी है, y। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, टोटल मूवमेंट एट सेक्शन x फ्रॉम पॉइंट A कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा p इंटू वाई। सिंस ये कॉन्केव शेप है तो जो p इंटू वाई होगा वो कैसा होगा, माइनस, और m नॉट क्या लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल मूवमेंट एट सेक्शन x कितना हो जाएगा, m नॉट माइनस p इंटू वाई। अब क्या करूँगा, मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा। डबल इंटीग्रेशन इक्वेशन ई आई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मूवमेंट होता है, मूवमेंट कितना है मेरा, m नॉट माइनस पी आई, m नॉट माइनस पी आई। वाई वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगा और मूवमेंट को अलग रख दूंगा, जो हमारा कांस्टेंट है उसको रख दिया मैंने। ठीक है, जब मैंने ई आई को डिवाइड किया तो इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन ई आई। डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजिली सॉल्व करने के लिए मैं राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को p से डिवाइड और p से मल्टीप्लाई करूँगा तो p अपॉन ई आई की टर्म्स में आ जाएगी और m नॉट अपॉन p अलग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब जब मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू C1 cos x अंडर रूट पी अपॉन ई आई
प्लस C2 साइन एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस एम नॉट अपॉन पी। C1 C2 वही कांस्टेंट है। सिमिलर हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी हमारी, दोनों एंड फिक्स्ड हैं, तो एट एंड ए जहाँ x की वैल्यू 0 है वहाँ डिफ्लेक्शन भी 0 है, स्लोप भी 0 है। सिमिलरली एट डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू एल यानी एंड बी पे स्लोप भी 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है। बस यही दोनों बाउंड्री कंडीशंस मुझको अप्लाई करनी है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा, एट x इज इक्वल्स टू 0 डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 जब y इज इक्वल्स टू 0 हो गया, x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे कॉस में तो cos 0 बराबर 1 होता है, साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ से C1 बराबर क्या आया, माइनस एम नॉट अपॉन पी। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। y इक्वेशन नंबर 1 में y क्या था, स्लोप। जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स जब डिफरेंशिएट करूँगा तो dy अपॉन डी एक्स की इक्वेशन निकल के आएगी माइनस C1 साइन एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई इंटू अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस C2 कॉस एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई इंटू अंडर रूट पी अपॉन ई आई। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे पता है स्लोप भी 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 स्लोप 0 यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा मैं यहाँ से। तो C2 बराबर 0 आएगा। सिंस P अपॉन ई आई कैन नॉट बी 0, क्योंकि P क्या है हमारा, क्रिपलिंग लोड की वैल्यू है। अगर लोड ही 0 हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, कॉलम डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा या बकल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली C2 0 हो सकता है पर अंडर रूट पी अपॉन ई आई कैन नॉट बी 0। तो यहाँ से हमें C2 0 मिल गया। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। C1 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, माइनस एम नॉट अपॉन पी। C2 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 0। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, माइनस एम नॉट अपॉन पी कॉस एक्स अंडर रूट पी अपॉन ई आई प्लस एम नॉट अपॉन पी। अब ये मेरी आगे फर्दर इक्वेशन जो यूज़ करनी है, मुझे ये यूज़ करनी है, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या, एट एंड बी स्लोप भी 0 है, डिफ्लेक्शन भी 0 है, और x की वैल्यू क्या है वहाँ पे, l। ठीक है, जब मैं इसको पुल करूँगा एट x इज इक्वल्स टू एल, y इज इक्वल्स टू 0 यानी x इज इक्वल्स टू l पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 है। जब मैं इसको पुट करूँगा तो यहाँ से मैं फाइनली अपना जो यूलर इक्वेशन फाइंड करूँगा फॉर क्रिपलिंग लोड, इट विल कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा केस था, ये केस था मेरा बोथ एंड फिक्स्ड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को मैं अब तक 3 केसेस के एक्सप्रेशन ड्राइव करवा चुका हूँ। इनमें से इन तीनों में से आपको एक डेरिवेशन एग्ज़ाम में मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो जितनी आप इन इक्वेशंस की, इन डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करेंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व क्विकली इन एग्ज़ाम। ओके, तो मेन फोकस आपको इन तीनों डेरिवेशन पे करना है और इनकी क्रिपलिंग लोड की वैल्यूज़ को डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स में इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करेंगे और वही यूज़ करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।